जिसमें कल मैंने आपसे बात की थी। कौन सा टॉपिक था हमारा? हमारा था एंथर के बारे में। आज हम जो बात करने वाले हैं वो करेंगे। आप सबको मेरी आवाज आ रही है ना? कि आवाज नहीं आ रही? मेरी आवाज आ रही है ना? यस। हाँ, ठीक है। तो सबसे पहले एंथर को ही हम कंटिन्यू करते हैं। आप स्टेट बोर्ड की किताब सामने रखिएगा। स्टेट बोर्ड की किताब सामने रखिए। ओके। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखना आपने किताब में दिया है पॉइंट है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या कहते हैं इनके बारे में? ये क्या होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड meiotically produce tetrad of haploid microspore that is pollen grains। क्या है समझिएगा बच्चों। क्या होता है आपको, अगर मैं यहाँ पे एक चीज ड्रॉ करके दिखाऊं। कल भी मैंने कहा था आपसे, कल भी कहा था, ये है पोलन सैक, जिसको हमने कहा था माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम मतलब ये पोलन सैक है। इस पोलन सैक के अंदर जो होता है वो होता है, यहाँ पे एक मैं सेल ड्रॉ कर रहा हूं। इस सेल का नाम है माइक्रोस्पोर मदर सेल। कहाँ है ये पोलन सैक के अंदर है। ओके, एंथर पढ़ लो आप तो आपको पता चलेगा पोलन सैक कहाँ है। इसलिए एंथर का आप वीडियो देख लेना, मतलब एंथर के बारे में पढ़ लेना। सो एंथर के अंदर है, सॉरी, एंथर के अंदर पोलन सैक, पोलन सैक के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है इसका होता है मियोसिस। और माइक्रोस्पोर मदर सेल का मियोसिस हुआ, मियोसिस होता है। हाँ, उसमें क्या रहता है मियोसिस में? आफ्टर द मियोसिस यहाँ पे हमें मिलेंगे माइक्रोस्पोर। सर कितने मिलेंगे? 4 माइक्रोस्पोर मिलेंगे। इसलिए इसको उन्होंने नाम दिया है टेट्रेड। टेट्रेड का मतलब है 4। और वो माइक्रोस्पोर जो होते हैं बच्चों, ये यन होते हैं। यन का मतलब है हैप्लॉइड। और माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है ट्वाइस यन मतलब डिप्लॉइड। आपको हैप्लॉइड डिप्लॉइड पता होगा। ट्वाइस यन का मतलब क्या है? डिप्लॉइड। यन का मतलब क्या है? हैप्लॉइड। क्लियर हुआ? बात समझ में आ गई? तो ये हमारी फर्स्ट लाइन क्लियर हो चुकी है। उसमें हमने ये बातें कर ली हैं। मैं 1 सेकेंड रिपीट करूंगा इस चीज को। देखिए मैंने आपसे क्या कहा। मैंने कहा एक माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है जिसका डिवीजन मतलब होता है मियोसिस। उसके बाद मियोसिस होने के बाद इसका जैसे मियोसिस होता है तो जाके वहां पे बनते हैं टेट्रेड ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनता है। माइक्रोस्पोर मतलब पोलन ग्रेन्स बनते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब पूरा पैराग्राफ देखेंगे हम। अब देखिए पूरा पैराग्राफ है, आपके किताब में भी पैराग्राफ है ये। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर मतलब पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। यहाँ पे हमें बात करनी है पोलन ग्रेन्स के स्ट्रक्चर के बारे में। समझिएगा, पोलन ग्रेन ये नॉन मोटाइल है, मतलब खुद होके चलता नहीं है। हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड मतलब n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। यूनिसेलुलर है, सिंगल है, और सिंगल न्यूक्लियस है। ओके, क्या क्या है एक बार मैं रिपीट करूं। कैसा है ये हमारा कौन? पोलन ग्रेन्स। नॉन मोटाइल मतलब खुद होके नहीं घूमता। हैप्लॉइड है, सिंगल सेल है, सिंगल न्यूक्लियस है। ओके, इट इज सराउंडेड बाय 2 लेयर। इसके ऊपर 2 लेयर होती है। उस 2 लेयर का नाम है स्पोरोडर्म। समझिए 2 लेयर कौन कौन सी है तो।
मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ ये तस्वीर। यहाँ पर मुझे 2 लेयर ड्रॉ करनी है, अलग अलग कलर में ड्रॉ होगी। जो ऊपर की लेयर, देखो ऊपर की लेयर हो या फिर मैं इसके नाम लिख लेता हूँ, ठीक है, नाम लिख लेता हूँ। इसे कहते हैं एक्साइन। ऊपर का लेयर जो है इसका नाम एक्साइन है, अपर लेयर कॉल्ड एक्साइन। सर व्हाट अबाउट इनर लेयर? इट इज कॉल्ड एज इंटाइन। एक्साइन, इंटाइन। अगर हम इसे कंबाइनली बोले, इसे कंबाइनली कहते हैं स्पोरोडर्म। व्हाट इज कंबाइनली कॉल्ड एज स्पोरोडर्म। ऊपर की लेयर एक्साइन, इंटरनल लेयर इंटाइन, कंबाइनली कॉल्ड एज स्पोरोडर्म। समझ में आया स्पोरोडर्म क्या रहता है? 2 लेयर को कंबाइनली स्पोरोडर्म बोलते हैं। और ये स्ट्रक्चर पता है ना क्या काय का? ये स्ट्रक्चर किसका है? ये स्ट्रक्चर है सर पोलन ग्रेन्स का, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स। क्लियर? ये बात समझ में आ गई, स्पोरोडर्म समझ में आया। अब आगे वाली बात करते हैं। इन्होंने ये कहा अभी, आउटर लेयर को कहते हैं एक्साइन। ये काफी थिक होती है, याद रखना थिक होती है ये, एंड मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब ये ब्रेक नहीं होती कभी। यू नो बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती और ऐसे चीजों से बनी रहती है। उस सब्सटेंस का नाम है स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन, समझिएगा मैं आपसे क्या कह रहा हूं। ये फर्स्ट लेयर और इसके ऊपर ये सेकंड लेयर बाहर की लेयर है बच्चों। इस लेयर में एक्साइन, ठीक है ना। ये एक्साइन जो है ये थिक है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब ये ब्रेक नहीं होती। उसके बाद ये बनी है कौन से केमिकल से? स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन नाम के केमिकल को याद रखिएगा, इनसे बना है ये एक्साइन। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट क्या कहते हैं ये? इट मे बी स्मूथ और विथ स्कल्पचर पैटर्न कैरेक्टर ऑफ द स्पेसिस। देखिए इनका ये कहना है, ये जो एक्साइन जो आपको दिख रहा है, ये जो एक्साइन है ये अलग अलग रूप में आते हैं, इनका कहना है। यस, इनके अलग अलग रूप रहते हैं एक्साइन के। मतलब आपको यहाँ पे दिख रहा है ये आपका एक्साइन को देखिए, आप नहीं लग रहा है एक्साइन थोड़ा स्मूथ लग रहा है बाहर से? ये स्मूथ भी होता है, ये स्पाइनी भी होता है। स्पाइनी का मतलब है इसके ऊपर कांटे जैसे स्ट्रक्चर रहता है, कांटे जैसे ऐसे। तो ये स्मूथ भी हो सकता है, ये कांटों के समान भी हो सकता है, किस तरह भी इसका रूप हो सकता है। ठीक है, इसकी और एक खासियत है, इट इज रेजिस्टेंस टू केमिकल्स। ये केमिकल के खिलाफ लड़ता है, मतलब इस एक्साइन के ऊपर किसी भी केमिकल का असर नहीं होता। एक्साइन के ऊपर किसी भी केमिकल का असर नहीं होता। ठीक है, ओके, बात समझ में आ गई। तो ये कुछ बातें थी जो एक्साइन के बारे में थी। मैं और कुछ चीजें दोहराऊंगा क्योंकि इसमें और चीजें हमें पढ़नी है। अब बच्चों मैंने यहाँ पे एक्साइन ड्रॉ किया और एक्साइन के साथ ही मैंने वहां पे कुछ चीजें और एक्स्ट्रा में ड्रॉ की। आप देख सकते हैं यहाँ मैं गोल ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ और इस सर्कल को मैं एक नाम दूंगा, इट्स कॉल्ड एज जर्म पोअर। जर्म पोअर कहते हैं इसे। कहाँ है सर? ये रहा जर्म पोअर्स। पता है जर्म पोअर कहाँ मिलते हैं आपको? एक्साइन के बीचों बीच मिलते हैं। कहाँ होते जर्म पोअर? एक्साइन के बीचों बीच। ठीक है, अब ये जर्म पोअर क्यों है, इसका भी एक वर्क है इसलिए वो वहां पे प्रेजेंट है। जर्म पोअर्स, जर्म पोअर आता है। जर्म पोअर का जो वर्क है वो एक्चुअल में अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये सेंटेंस मत पढ़िएगा। ये सेंटेंस जो है, इतना सेंटेंस ये फिलहाल मत पढ़िए, ये आपको फिलहाल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन के बारे में हम जब पढ़ेंगे तब ये सेंटेंस रिपीट करेंगे। अब वक्त आ चुका है इनर सेल के बारे में बात करने का। इनर सेल को हम इंटाइन कहते हैं। तो ये बच्चों येलो कलर में इंटाइन है,
और ये बना है दो केमिकल से, इनके नाम आपके सामने है, सेल्यूलोज एंड पेक्टीन। सेल्यूलोज एंड पेक्टीन, ऐसे दो नाम है। समझ में आया? तो पूरा का पूरा आपको ये समझ में आया होगा अभी। देखिए ऊपर के एरिया का नाम क्या है, एक्साइन। येलो कलर का नाम क्या है, इंटाइन। कौन से केमिकल से बना है, सेल्यूलोज पेक्टीन से बना है। ये एक्साइन कौन से केमिकल से बना था, एक्साइन बना था सर स्पोरोपोलेनिन से। मैं पूछूंगा ये कल आपसे, क्या पूछूंगा मैं पूछूंगा एक्साइन जो है वो कौन से केमिकल से बना है, इंटाइन कौन से केमिकल से बना है, जर्म पोअर कहाँ होते हैं, ये क्वेश्चन होंगे मेरे। क्लियर? ओके। ये तस्वीर है बच्चों, ये आपके डायग्राम, ये किताब में दी है तस्वीर। इसे कहते हैं डेहिसन एंथर, डेहिसन एंथर। अब बोलोगे सर ये क्या है, अब ये समझिएगा डेहिसन एंथर क्या रहता है। पहले मैं क्लियर कर दूं, डेहिसन का मतलब होता है ब्रेक, टूटना। डेहिसन का मतलब क्या है, ब्रेक। अब ये ब्रेक क्या है वो भी समझिएगा। जब कोई एंथर मैच्योर होता है, क्या होता है, मैच्योर्ड, तब ये ब्रेक हो जाता है। क्यों सर? क्योंकि ब्रेक होने से आपको दिख रहा है, आप डायग्राम को देखिए, ये एंथर है, ये एंथर का एरिया है, ठीक है। आप देख सकते हैं बच्चों, यहां से ये टूट चुका, दिख रहा है, एरिया से क्या हुआ, एंथर ब्रेक हुआ। सर यहां से वो ब्रेक क्यों हुआ, इसका एक वजह है। जब यहां से वो ब्रेक होगा बच्चों, तभी जाके उसके अंदर जो पोलन ग्रेन्स है, इसके अंदर जो पोलन ग्रेन्स है वो बाहर निकलने में हेल्प होगी। तो जब ये ब्रेक होगा तो पोलन ग्रेन्स बाहर निकलेंगे। तो पोलन ग्रेन्स को बाहर निकालने के लिए एंथर का ब्रेक होना बड़ा जरूरी होता है। सर ये ब्रेक कब होता है, ड्यूरिंग मैच्योरिटी। इसी का नाम होता है बच्चों डेहिसन। डेहिसन मतलब एंथर का ब्रेक होना और पोलन ग्रेन्स का बाहर निकलना। गॉट इट? ओके। अब आप किताब में देखिए, स्टेट बोर्ड किताब में देखिए, आपको लाइन दिखाई देगी, डेवलपमेंट ऑफ मेल गमेटोफाइट। ये अलग से पेज पे होगी शायद से। डेवलपमेंट ऑफ मेल गमेटोफाइट को देखिएगा, वहां पे डायग्राम भी दी उन्होंने। अब ये डेवलपमेंट ऑफ मेल गमेटोफाइट क्या है, अब मैं डायरेक्टली आपको बता दूं ये क्या होता है। तो बच्चों मान लीजिए ये पोलन ग्रेन है, डायग्राम को देखिएगा अभी तक मैं जो ड्रॉ कर रहा हूं, ये पोलन ग्रेन है। इस पोलन ग्रेन में न्यूक्लियस था, पोलन ग्रेन में न्यूक्लियस था, ठीक है। प्रॉपरली देखना, पोलन ग्रेन्स के अंदर न्यूक्लियस है। अब बच्चों यहाँ पे होता है एक प्रक्रिया दैट इज कॉल्ड एज सेल डिवीजन, उसका हुआ माइटोसिस। क्या हुआ, माइटोसिस। किसका, पोलन ग्रेन्स का। पोलन ग्रेन्स का माइटोसिस होने के बाद वहां पे पोलन ग्रेन्स का जो स्ट्रक्चर है मैं एज इट इज ड्रॉ करूं यहां पे, लेकिन उसके अंदर दो सेल बनेंगे, उसके अंदर दो सेल बनेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस डिवाइड होता है और वो दो सेल बनाता है। कैसे, उसमें से एक छोटा सेल बनेगा, एक छोटा सेल बनेगा और बड़ा सेल बनेगा, ऐसे दो सेल बनेंगे। एक लार्ज सेल बनेगा, एक स्मॉल सेल बनेगा। बच्चों आपको यहाँ पे दो सेल नजर आएंगे, कैसे, अब मैं नंबर देता हूं, ये फर्स्ट नंबर का सेल, ये सेकंड नंबर का सेल, बन गए दो सेल। पोलन ग्रेन्स के अंदर बन गए दो सेल, यस। तो बच्चों यहाँ पे दो सेल बनते हैं, एक थोड़ा बिग होता है, एक स्मॉल होता है। मैं इनके नाम देना चाहूंगा यहाँ पे, इन सेल के बारे में देखिएगा। जो पहला सेल है जो काफी बिगर है, इसको मैं नाम दूंगा, हमारे यहां पर भी लिखा है वेजिटेटिव सेल।
क्या नाम है बड़े सेल का? वेजिटेटिव सेल। देखिए इधर लिखा है ये, देखिए कौन सा सेल? वेजिटेटिव सेल। और एक छोटा सेल होता है बच्चों, एक स्मॉल सेल होता है, उसका नाम मैं यहाँ पे लिखूंगा जनरेटिव सेल। कितने सेल नजर आ रहे हैं आपको? 2 सेल। कौन कौन से? सर ये जो बड़ा सेल है उसका नाम है वेजिटेटिव सेल, छोटा सेल उसका नाम है जनरेटिव सेल। पूरा यहाँ पे लिखा है उन्होंने, ठीक है। आपको दोनों सेल कैसे बने पता है ना? पोलन ग्रेन्स था, पोलन ग्रेन्स में न्यूक्लियस था बीच में, वो डिवाइड हुआ, उसने 2 सेल बनाए, एक बड़ा सेल बनाया, छोटा सेल बनाया। आगे देखिए, वेजिटेटिव सेल्स, जो वेजिटेटिव सेल है रिच इन द फूड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो वेजिटेटिव सेल होते हैं दे स्टोर द फूड। क्या काम है इसका? इसका काम है स्टोर द फूड, ये सिर्फ खाना स्टोर करते हैं। हैविंग इर्रेगुलर शेप न्यूक्लियस, हैविंग इर्रेगुलर शेप न्यूक्लियस, इसके जो न्यूक्लियस है, यहाँ मैं न्यूक्लियस भी ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए ये न्यूक्लियस है, ये पीले कलर में ड्रॉ कर रहा हूं मैं न्यूक्लियस, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। अब ये सेल है, बिगर है, उसका नाम वेजिटेटिव सेल है, वो फूड स्टोर करता है और उसका न्यूक्लियस कैसा है? इर्रेगुलर है। क्लियर? ओके। अब मैं बात करना चाहूंगा हमारे नेक्स्ट सेल के बारे में, वो है जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। जनरेटिव सेल जो होता है बच्चों, ये फ्लोट करता है साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल, बराबर है। इतना छोटा सेल है ये, तो ऐसा नहीं लग रहा कि फ्लोट कर रहा है पूरे साइटोप्लाज्म में, ये वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा है क्योंकि इतना छोटा सेल होता है ये, ठीक है। ओके, समझ में आया? तो याद रखिएगा ये तस्वीर। मैं एक बार अगर आप में रिपीट करूं तो देखिए, एक पहले सेल था, इसके अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस था, उसके बाद न्यूक्लियस डिवाइड हुआ तो वहां पे 2 सेल बने, एक छोटा सेल बना और एक बड़ा सेल बना। बड़े सेल को आपने, जो बड़ा सेल है इसका नाम आपने दिया वेजिटेटिव सेल, और छोटे सेल का आपने नाम दिया जनरेटिव सेल। क्लियर? ओके। अब ये आपके सामने डायग्राम है, इसमें देखिए 1 बाय 1 ये डायग्राम देखिए, तस्वीर ये आपके बोर्ड में भी हो, बोर्ड की किताब में है। आपको सबसे पहले ए नंबर की डायग्राम देखिए, क्या नजर आ रहा है आपको? नजर आ रहा है पोलन ग्रेन्स। उस पोलन ग्रेन में जो ये वाला तस्वीर है, नाम है इसका इंटाइन, ठीक है। उसके ऊपर भी एक तस्वीर है, वॉल है ये, और इसका नाम है एक्साइन। एक है इंटाइन, एक है एक्साइन, है ना वॉल? ओके। नेक्स्ट देखिए बच्चों, आपको यहाँ पे सेल नजर आ रहा है, बी नंबर का डायग्राम देखिए, क्या नजर आ रहा है? सर एक छोटा सा सेल बन गया इसके अंदर और एक बड़ा सेल दिख रहा है हमें। यस, छोटा सेल जो है, इतना छोटा सेल है, छोटे सेल को नाम दिया गया जनरेटिव सेल, और सर जो बड़ा सेल था उसको नाम दिया वेजिटेटिव सेल। ओके। साथ में जंप ओवर दिख रहा है आपको, छोटा सा छेद है एक्साइन में, a small hole in the exine that is called as germ pores. ओके। उसी के साथ ये जो आपको तस्वीर दिख रही है, ये है जनरेटिव न्यूक्लियस के बारे में। छोटा सेल है, एक्चुअली उन्होंने छोटा सेल ड्रॉ किया है ना, छोटा सेल है, आप देख सकते ना यहाँ पे छोटा सा सेल लगे, तो मैं दूसरा कलर यूज करूँ यहाँ पे ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। ये देखिए छोटा सा सेल, मैं यहाँ पर भी ड्रॉ कर रहा हूँ छोटा सा सेल, नाम क्या है इसका? जनरेटिव न्यूक्लियस, ठीक है ना? ओके। अब बच्चों ये डी नंबर की डायग्राम क्या है? हाँ, मैं आपको वो बात करना चाहूंगा। क्या होता है जो आप जनरेटिव सेल देख रहे हैं ना बच्चों, जनरेटिव सेल, ये जनरेटिव सेल जो आप देख रहे हैं ना, इसका होता है बच्चों बाद में डिवीजन, इसका होता है वापस माइटोसिस। किसका सर? जनरेटिव सेल का होता है माइटोसिस, जनरेटिव सेल का होता है माइटोसिस, और उसके वजह से वहां पे 2 प्रकार के सेल दिखते हैं। ई नंबर की डायग्राम में देखो आप, 2 सेल और मिलेंगे। पता है कैसे आ गई ये आ गए जनरेटिव सेल से। तो यहाँ पे इन सेल को नाम दिया गया है मेल गमेट्स,
दे आर कॉल्ड एज अ मेल गमिट्स। कितने हैं सर? 2 मेल गमिट्स है। वेरी गुड। तो कुल मिला के यहाँ पे 3 सेल है, 3 सेल है यहाँ पे। कितने सेल्स है? 3 सेल है। कैसे, क्या समझिएगा। आपने क्या कहा? 2 मेल गमिट है और ये बचा हुआ जो है, ये बचा हुआ आपको पता है ना कौन सा सेल था? ये वेजिटेटिव। ये तो न्यूक्लियस है उसका। बाकी सेल का नाम क्या है? सेल का नाम है वेजिटेटिव सेल। ऐसे कुल मिला के यहाँ पे 3 सेल है। मैं आपको थोड़ा अलग ढंग से इसको ड्रॉ करता हूं, देखिए। ये है हमारा पोलन ग्रेन। उसके अंदर बच्चों 3 तरह के सेल हैं। कौन कौन से? देखिए, उसमें 2 मेल गमेट्स है, जनरेटिव सेल डिवीजन के बाद मिले। और उसमें जो तीसरा सेल है, बड़ा सा सेल, इसको हमने कहा वेजिटेटिव सेल। उसका कुछ नहीं हुआ, वो एज इट इज है। ओके, सिर्फ जनरेटिव सेल वापस डिवाइड हुए और उससे 2 मेल गमेट बन गए। तो काउंट कीजिए, 2 मेल गमेट प्लस एक बड़ा सा सेल। कितने सेल? ये बड़ा सा मतलब वेजिटेटिव सेल। कितने सेल हो गए सर? 3 सेल हो गए पूरे। ओके, अब इसी तस्वीर को उन्होंने और एक्सटेंड किया और हमें एक F नंबर की डायग्राम दी, जिसमें आप देख सकते हैं सबसे ऊपर एज इट इज एक्साइन है, सबसे ऊपर एज इट इज एक्साइन है, ठीक है। और ये पता है आपको क्या था बच्चों? ये जर्म पोअर था, ये छेद था ना, जर्म पोअर। जर्म पोअर में से अब मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं इंटाइन। ये इंटाइन है बच्चों, ये इंटाइन है। अंदर की लाइन आपको पता है इंटाइन थी। अब ये इंटाइन जो है जर्म पोअर से बाहर आ रहा है। इंटाइन जर्म पोअर से बाहर आ रहा है और इसको अभी आप नाम देंगे पोलन ट्यूब। क्या नाम होगा इसका? पोलन ट्यूब। आप देख सकते हैं इसका नाम वैसे उन्होंने लिया है, पोलन ट्यूब कहा उन्होंने। ये पोलन ट्यूब है बच्चों, इंटाइन से बना, वो एक्सटेंड हुआ, वहां से बाहर निकला। जैसे वो टायर से कैसे कोई टायर होता है ना, टायर के अंदर ट्यूब होता है। अभी तो ट्यूबलेस टायर आ रहा है, पहले एक टायर था उसके अंदर ट्यूब थे। तो जहां पे टायर ब्रेक हुआ, जहां पे टायर रप्चर हुआ था, मतलब जहां पे टायर फटा हुआ है, वहां से ट्यूब बाहर निकलते थे, है ना। सेम चीज यहाँ पे है। तो ये क्या हुआ? पोलन ट्यूब। उसके अंदर आपको क्या दिख रहा है? उसके अंदर आपको 2 मेल गमिट दिख रहे हैं। मेल गमिट तो है ही, ये मेल गमिट, वो आपको मिलेंगे ही। और तीसरा भी आपको नजर आ रहा है। ये तीसरा क्या है सर? तीसरा मेल गमिट तो नहीं है, ये ट्यूब न्यूक्लियस है। ये कहाँ से आया? अरे ये था ना, ये आपको दिख रहा है न्यूक्लियस। इसको हमने नाम दिया था वेजिटेटिव न्यूक्लियस। हाँ, इसको आप और एक नाम दे सकते हैं, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ट्यूब न्यूक्लियस कंफ्यूज होगा आपको, इसका नाम है बच्चों वेजिटेटिव न्यूक्लियस। को ट्यूब न्यूक्लियस भी बोलते हैं, आप याद रखिए वेजिटेटिव न्यूक्लियस, जो इसके अंदर भी पहले से ही था, क्योंकि इसमें 3 है ना। ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, ये वाला। ये 2 मेल गमिट्स, ये 2 मेल गमिट्स और ये 3rd नंबर का। अगर आपको कलर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं कलर ड्रॉ करके देता हूँ। ये देखिए रेड कलर में कौन है? ये सर वेजिटेटिव न्यूक्लियस है। और ये 1 और 2 कौन है? ये मेल गमिट्स है। ऐसे कुल मिला के आज बात की हमने मेल गमिटोफाइट्स के बारे में। कौन है ये पूरा का पूरा? ये मेल गमिटोफाइट्स है। डेवलपमेंट ऑफ मेल गमिटोफाइट कैसे बना पता है ना? ये बना पोलन ग्रेन से। इसलिए आप देखोगे जो 1st नंबर की तस्वीर है वो पोलन ग्रेन्स की है, और वो धीरे 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 किसमें कन्वर्ट हुआ? मेल गमिटोफाइट में। और आखिरकार इसमें मेल गमिट्स आ गए। देख रहे हैं आप मेल गमिट्स? यही तो आईएमपी है फर्टिलाइजेशन के लिए, यही इंपॉर्टेंट है फर्टिलाइजेशन के लिए। मेल गमिट्स बन गए वो। तो यहां हमने इस टॉपिक को फिनिश कर दिया है। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? अभी आज क्या क्या पढ़ा हमने? हमने पढ़ा पोलन ग्रेन्स, हमने पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा, है ना। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा था पोलन ग्रेन्स, हमने उसका स्ट्रक्चर पढ़ा। उसके बाद में हमने पढ़ा मेल गमिटोफाइट। ओके, यस। इस पर किसी को क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं अभी, अगर कुछ चीज नहीं समझ में आ गई तो। कोई क्वेश्चन है क्या? पूछ सकते हैं आप।
क्वेश्चन है किसी को? धनश्री, महंती, मेघा, प्रणाग्नि, समर्था, ओके। वेदांती, सुखदा, ठीक है, नहीं है क्वेश्चन। इधर विधान कड़ू, नहीं है। ओके, तो आज का टॉपिक जो हमने पढ़ा वो था बच्चों हमारा मेल गमेटोफाइट। अभी आपको पढ़ने के लिए कौन कौन से टॉपिक है वो देखिए जरा। आपको अभी पढ़ना है एंथर, मतलब आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। एंथर पढ़ना है, उसके बाद में आपको पढ़ना है पोलन ग्रेन्स, आपको पढ़ना है मेल गमेटोफाइट। ऐसे टॉपिक आपके आपके माइंड में अभी कलेक्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, इसको बार बार पढ़िएगा, अगर कोई डिफिकल्टी आती है तो पूछिएगा। ओके, कल सैटरडे है, कल आपकी टेस्ट रहेगी और आपका टेस्ट का टॉपिक रहेगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और एक बात बताइए, लास्ट सैटरडे आपने टेस्ट दिया था, उसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ था क्या टॉपिक? धनश्री, उसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ टॉपिक था क्या लास्ट टेस्ट में? नो सर। ठीक है, कल के टेस्ट में फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ टॉपिक रहेगा और वो चैप्टर जिसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर नहीं रहेगा, वो मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ही चैप्टर है वो, लेकिन उसमें सिर्फ रिप्रोडक्टिव हेल्थ टॉपिक करना है आपको एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आपकी बैच कल एज इट इज रहेगी 4 o'clock को और टेस्ट का टाइम आपका अलग रहेगा। तो मिलते हैं कल 4 o'clock, लेकिन कल आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ की पढ़ाई कीजिएगा। ठीक है, टेस्ट कभी भी हो सकती है, मैं वो व्हाट्सएप पे आपको सेंड करूंगा। गॉट इट? ओके, मिलते हैं फिर कल 4 o'clock।